राजस्थान पटवार इंग्लिश के मॉडल पेपर की सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 4 मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर लिए, ये हमारा 5th पेपर है। लेकिन अगर आपने वो चारों पेपर नहीं भी देखे तो भी आपको ये पेपर समझ में आएगा। सभी मॉडल पेपर एक दूसरे से लिंक नहीं है, आप कोई सा भी मॉडल पेपर पहले देख सकते हैं। इन मॉडल पेपर्स में हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन मॉडल पेपर्स में क्या खास है। इन मॉडल पेपर्स में हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनके आसपास के सभी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर बात करें तो पटवार के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, तो इन मॉडल पेपर्स को उनके लिए स्पेशली मैंने तैयार किया है, जिससे कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आराम से इनको समझ सकेगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता लगेंगे, और 11 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कई और चीज़ें नई पता लगेगी जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। और अगर आप इन मॉडल पेपर्स का PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर वोकेबलरी की बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। तो एक क्वेश्चन से ही आपको 4-5 और नए वर्ड पता लगेंगे। तो अगर आप आपके एग्जाम से पहले ये पेपर देख के जाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और ये पेपर भी देखते हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मॉडल पेपर्स की ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढना है। तो सेंटेंस की बात करते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने 4th पेपर में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर पास्ट का कोई टाइम आ जाए तो उसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। तो 19th सेंचुरी क्या हो गया, पास्ट का टाइम हो गया, क्योंकि अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। तो 19th सेंचुरी मतलब पास्ट की बात हो गई। तो टेंस कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, हैज़ गिवन अस, ए पार्ट में एरर हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे इन द 19th सेंचुरी नहीं होता, मतलब इसका अगर टाइम अपन हटा देते तो क्या होता सेंटेंस, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। साइंस ने हमें बहुत सारे नए आविष्कार दिए हैं। अगर पास्ट का टाइम नहीं होता तो दिए हैं, और अगर पास्ट का टाइम होता तो साइंस ने हमें कई सारे नए आविष्कार 19th सेंचुरी में दिए थे। लेकिन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पास्ट का टाइम हटा रहे हैं। अगर टाइम हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन में हम क्या नई बात सीख रहे हैं, जैसे अगर हमें किसी को बताना हो कि मैंने कोई अगर आपसे आपका क्वालिफिकेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, आई हैव डन बीटेक। तो चाहे बीटेक आपने 2016 में की हो, 2012 में की हो या 2010 में की हो, अगर हम टाइम डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे सेंटेंस के साथ हम टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। लेकिन हम सेंटेंस के साथ अगर टाइम भी लगा देंगे तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे आई हैव डन बीटेक सही होगा, लेकिन अगर हम लिखें आई डिड बीटेक इन 2016 तो ये सही होगा। यहाँ पे अगर हैव डन लगा देंगे तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें पास्ट का टाइम दे दिया। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में हो गया लेकिन उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर अभी भी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अगर उसमें टाइम इंक्लूड नहीं किया गया हो, जैसे आई हैव डन बीटेक, तो बीटेक तो मैंने 2016 में की, लेकिन मैं क्या बोलूँगा अगर किसी को बताना हो तो आई हैव डन बीटेक। मतलब क्या निकलेगा सेंटेंस का, कि मैंने बीटेक की हुई है, दिए हैं। इस टाइप का अगर कोई सेंस निकले सेंटेंस के अंदर तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। लेकिन अगर उसी बात को टाइम के साथ बताना हो, जैसे आई डिड बीटेक इन 2016, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इस सेंटेंस के अंदर हम एक रूल देखेंगे, वो क्या, कि सेंटेंस के अंदर अगर वन ऑफ द आ जाए तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। क्यों होगा वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे बॉय नहीं आएगा, क्या आएगा, बॉयज आएगा। तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, कि वह क्लास में जो सबसे लंबे लड़के हैं उनमें से एक है। तो सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, कि क्लास में जो सबसे लंबे लड़के हैं उनमें से एक है। तो लड़के हैं, कई सारे लड़के हैं जो लंबे हैं, तो मतलब कई सारे के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल का यूज करते हैं। तो कितने, कई सारे, तो बॉय आएगा, बॉय नहीं आएगा। लेकिन वो क्या है, कई सारे लंबे लड़कों में से एक है। तो सेंटेंस का सेंस क्या निकला, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो एरर कहाँ पे होगा, बी पार्ट में एरर होगा। अब इसी सेंटेंस को एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे
जैसे सेंटेंस की बात करें, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हम क्या करें, मैंने बताया रूल तो क्या हो गया कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, लेकिन इसके बाद अगर किसी वर्ब का यूज करना पड़े तो वो कौन सी वर्ब आएगी वो समझते हैं। वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन है, जो क्लास में सबसे लंबे लड़के हैं उनमें से एक क्या है, इंटेलिजेंट है। तो अभी वर्ब किसके हिसाब से आएगी, वन के हिसाब से आएगी। इंटेलिजेंट कौन है, सिर्फ एक है, किन में से एक, जो कई सारे लंबे लड़के हैं क्लास में उनमें से एक है। तो समझना क्या है कि वन ऑफ द के बाद नाउन तो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, और अगर इसके बाद में वर्ब का यूज करना पड़े तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों चीज ध्यान रखनी है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आई एम यूज टू ब्लैंक लेट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझने जा रहे हैं। जैसे यूज टू की बात करते हैं, ये यूज टू सेंटेंस के अंदर दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद यूज टू। एक किस तरीके से दिया जा सकता है, आई सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू। तो यूज टू का एक फॉर्मेशन तो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यूज टू। इस यूज टू की हम बात कर रहे हैं। एक क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू। अब दोनों की बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका हिंदी में मतलब निकलता है आदी होना। आदी होना मतलब आदत होना, किसी चीज की आदत होना। और अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस लिखा होता है तो इसमें क्या मतलब निकलता है कि मैं पहले कोई काम करता था। तो पहले का सेंस आता है पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट शो करता है अगर इस तरीके से लिखा हो। अब हम समझते हैं कैसे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, एम का एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यूज टू। तो इसमें क्या सेंस निकलेगा, आदि होने का सेंस निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके का अगर फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, और अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और यूज टू दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो आंसर तो क्या आएगा, गेटिंग अप। गेटिंग अप मतलब उठना। गेटअप क्या होता है, गेटअप मतलब होता है उठना। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या निकलेगा। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह लेट उठने का आदी हूं। अब हम समझते हैं अगर यहाँ पे एम नहीं होता तो क्या होता, अगर एम नहीं होता तो क्या हो जाता सेंटेंस, आई यूज टू, उसके बाद क्या होता, फर्स्ट फॉर्म आती तो क्या आता, गेटअप आता। आई यूज टू गेटअप लेट इन द मॉर्निंग, उसका क्या सेंस निकलता कि मैं पहले लेट उठा करता था, मतलब पास्ट की आदत शो करेगा अगर सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज टू आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, गेटिंग अप। फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज। यहाँ पे क्या आएगा, अब हम पढ़ते हैं फ्यू, एफ्यू और द फ्यू। इसी के जैसे होता है क्या, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी चीजें जिनको हम 1, 2, 3 की फॉर्म में गिन सकते हैं उनके साथ तो क्या था, फ्यू, एफ्यू और द फ्यू। लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम 1, 2, 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते उनके साथ क्या आता है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, या 1 दूध, 2 दूध और 4 दूध। तो हम क्या करेंगे, गिनने वाली चीज़ों के साथ तो फ्यू का यूज करते हैं और नहीं गिनने वाली चीज़ों के साथ लिटिल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यू, एफ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम फ्यू की बात करेंगे और फ्यू के जैसे सेम टू सेम क्या रहेगा, लिटिल रहेगा। लेकिन लिटिल कहाँ पे आएगा, ऐसी चीज़ों के साथ जिनको हम 1, 2, 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते। जैसे अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 1 या 2 ही प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब क्लास में कुछ ही स्टूडेंट है। तो इससे क्या सेंस निकल रहा है कि इतने कम स्टूडेंट है कि उनको पढ़ा भी नहीं सकते। लेकिन अगर जैसे एफ यू की बात करें तो उसका क्या सेंस निकलेगा, अगर मैं बोलूं देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मतलब क्या निकलेगा कि क्लास में इतने तो कम से कम स्टूडेंट है कि मैं उनको पढ़ा सकूं, मतलब थोड़े बहुत प्रेजेंट हैं। तो फ्यू का मतलब तो जैसे 100 स्टूडेंट्स का बैच है, उसमें से अगर 1, 2 ही प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब क्लास भी नहीं लग सकती, इतने कम स्टूडेंट है। लेकिन अगर एफ यू बोलेंगे तो 10-20 स्टूडेंट कम से कम प्रेजेंट है, इतने स्टूडेंट्स कम से कम हैं कि क्लास लग सकती है।
और अगर मैं बोलूँ आई टोट द स्टूडेंट्स दोज वर प्रेजेंट इन द क्लास, कि मैंने क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया, तो मैंने क्या बोला कि सभी स्टूडेंट जितने भी थे, तो जो भी थे उनको मैंने एक बार में अगर इंक्लूड कर दिया तो उनके लिए हम द फ्यू का यूज करेंगे। इसी तरीके से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल होगा। फर्क कितना सा होगा, ये गिनने वाली चीज़ों के साथ लगते हैं और वो नहीं गिनने वाली चीज़ों के साथ लगते हैं। अब इस सेंटेंस की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा आएगा। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्टर ने उसको सलाह दी रेस्ट करने की कुछ दिन के लिए। तो कितने दिन के लिए सलाह देगा, मतलब फ्यू तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सलाह देगा अगर रेस्ट करने की तो कुछ दिन की तो देगा। तो यहाँ तो क्या नेगेटिव का सेंस आता है। द फ्यू का तो क्या मतलब निकल जाएगा कि उसके पास जितने भी थोड़े बहुत दिन बचे उनको रेस्ट करने की सलाह, तो द फ्यू भी नहीं आएगा। और लिटिल तो वैसे ही अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो क्या आएगा, ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब कुछ दिन के लिए रेस्ट करने की सलाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है सिनोनिम किसका, डेजर्ट का। अब इस डेजर्ट का सिनोनिम क्या होता है, स्वीट डिश। स्वीट डिश मतलब मीठा व्यंजन। और एक डेजर्ट और होता है क्या, DESERT। इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो अगर ये डेजर्ट दिया गया होता तो इसका सिनोनिम क्या होता, वेस्टलैंड, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, रेगिस्तान या बंजर भूमि। लेकिन इसका क्या निकलेगा सिनोनिम, स्वीट डिश मतलब मिठाई या मीठा व्यंजन। तो आंसर क्या होगा, स्वीट डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनिम बताना है एस्केलेट का। तो एस्केलेट मतलब बढ़ाना। अब बढ़ाना को हम एक और बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना। तो एस्केलेट और इंक्रीज तो सिनोनिम हो गए। अब बढ़ाना का एंटोनिम क्या होगा, घटाना। तो घटाना को हम बोलते हैं डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 में इस इडियम का मतलब बताना है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो इडियम्स को सोल्व करने का मैंने एक तरीका बताया गया है, क्या कि सबसे पहले उसका डायरेक्ट मीनिंग देखो कि इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या निकलेगा, उससे हम आइडिया लगाएंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे टू मूव, मूव का मतलब क्या होता है, जाना। हेवन मतलब स्वर्ग और अर्थ मतलब पृथ्वी। तो स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से स्वर्ग जाना मतलब इतना ज़्यादा काम करना, हर संभव प्रयास करना किसी चीज़ को करने में। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर किसी काम को करने के लिए हम पृथ्वी से स्वर्ग और स्वर्ग से पृथ्वी मतलब लंबी लंबी दूरी तय करेंगे, तो हम क्या मतलब निकाल सकते हैं यहाँ से कि इसका मतलब क्या होगा, हर संभव प्रयास करना किसी काम को करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। अब नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं, ग्रीस द पाम। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। अब यहाँ से हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको याद करते हैं। तो ग्रीस का मतलब हम क्या समझते हैं कि ऐसा लुब्रिकेंट होता है जो मशीनों के लगाते हैं जिससे वो एफिशिएंटली काम करे, घर्षण कम करने के लिए। तो ग्रीस द पाम, जिस तरीके से मशीन को एफिशिएंट काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ग्रीस लगाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो ऐसे काम नहीं करता, तो उसके भी ग्रीस लगाना पड़ता है। कहाँ पे, हथेली में ग्रीस। हथेली में ग्रीस लगाना मतलब रिश्वत देना। रिश्वत देंगे तभी वो एफिशिएंटली काम करते हैं। तो यहाँ से हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, टू ब्राइब। ब्राइब का मतलब भी क्या होता है, रिश्वत देना। तो अब बात करते हैं पैसेज की। इस पैसेज में भी हम कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे और साथ के साथ क्वेश्चंस में किस तरीके से हम अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पैसेज पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे सरिस्का नेशनल पार्क इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरिस्का नेशनल पार्क एक क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। सेंचुरी क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य। लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर। जयपुर से 107 किलोमीटर दूर स्थित है। द पार्क पजेसेस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स। पार्क के अंदर क्या क्या है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक स्मारक, मोनूमेंट्स क्या होते हैं स्मारक, एंड टेम्पल्स और मंदिर है। विच डिपिक्ट्स द लीगेसी ऑफ द महाराजाज ऑफ अलवर, जो प्रदर्शित करते हैं, डिपिक्ट मतलब प्रदर्शित करना, जो प्रदर्शित करते हैं क्या, विरासत। लीगेसी मतलब क्या होता है, विरासत किसकी, अलवर के महाराजाओं की विरासत शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। द पार्क इज बिगर देन रणथंबोर। ये पार्क रणथंबोर से बड़ा है, बट हैज ए सिमिलर टोपोग्राफी, लेकिन इसकी स्थलाकृति, टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, उसका वातावरण किसके समान है, रणथंबोर के ही समान है। दो दिस सेंचुरी डज नॉट हैव मेनी टाइगर्स। यद्यपि इस अभ्यारण्य के अंदर कई सारे टाइगर्स नहीं है, लेकिन
Many wildlife animals dwell on the grounds of this park. लेकिन कई सारे जंगली जानवर इस पार्क के ग्राउंड पे रहते हैं। Dwell on का मतलब क्या होता है? निवास करना। Apart from other carnivorous and herbivorous, दूसरे शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के अतिरिक्त, कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी, और हर्बीवोरस शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के अतिरिक्त यू कैन ऑल्सो फाइंड रेसस मंकीज, आपको यहाँ पर रिसस मंकीज भी देखने को मिलते हैं। ये एक प्रकार की बंदरों की प्रजाति होती है। विच कैन यूजुअली बी सीन प्लेइंग ट्रिक्स अपॉन ईच अदर अराउंड द ताड़ वृक्ष पाम ट्री, जिनको एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। कहाँ पे? ताड़ वृक्ष के चारों ओर। शेल्टर का मतलब क्या होता है? रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराना। तो पार्क के अंदर कई सारे पक्षियों की प्रजातियां भी रहती है। स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति, इंक्लूडिंग मतलब जैसे बुशक्वेल्स, सेंड ग्रोजेस, ट्री पाइज, गोल्डन बेक्ड वुडपेकर्स, क्रस्टेड सरपेंट ईगल्स एंड ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड आउल्स। ये क्या हो गई? पक्षियों की कुछ प्रजातियां हो गई जो यहाँ पे रहती है। किनके साथ? और कई सारे जानवरों के साथ। एनिमल लवर्स वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस, जानवरों से प्रेम करने वालों को ये जगह बहुत पसंद आती है। एज इट विल ऑफर देम सम ऑफ द बेस्ट सीन्स टू रिमेंबर, क्योंकि ये उनको कई सारे बहुत अच्छे सीन मतलब दृश्य देती है याद रखने के लिए। तो पैसेज हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सरिस्का नेशनल पार्क देयर आर, तो क्या आंसर आएगा इसका? बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, शाकाहारी भी रहते हैं और मांसाहारी भी रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम, सरिस्का नेशनल पार्क किससे दूर नहीं है? तो पैसेज में क्या आया था कि सरिस्का नेशनल पार्क जयपुर से 107 किलोमीटर है। तो किसके पास है? जयपुर के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पार्क पजेसेस, पार्क के अंदर क्या क्या है? तो पैसेज के अंदर क्या क्या आया था कि पार्क के अंदर क्या क्या है? मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, कई सारे स्मारक हैं और मंदिर है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये थे अपने 11 क्वेश्चन आज के पेपर के। और अगर आपको ये मॉडल पेपर्स यूजफुल लग रहे हैं तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे पेपर बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।